नमस्कार मेरे प्यारे वीर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारी क्लास नंबर 47 है। इसकी पहले हमने 46 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गाइस आज आपका टेस्ट हुआ और आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया और कल तक आपकी टॉपर लिस्ट की वीडियो भी आ जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। उसमें आप सबको पता चल जाएगा कि आज के इस टेस्ट में किसने फतेह किया है और टॉप 5 में कौन कौन आए हैं। तो आप सब गाइस लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि आप सबको इस बार सिलेक्शन लेना है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 26,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती आने वाली थी उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। मैंने टेलीग्राम पर बता दिया था कि इसकी जो गाइस भर्ती प्रक्रिया है, इसका जो टेंडर है ये निरस्त करके दोबारा गाइस किया जाएगा, जो कि 15 मार्च से इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है। तो आप उसे देख लीजिएगा। हालांकि मैंने सबसे पहले ही वीडियो में बता दिया था, जब गाइस मैंने बताया था कि इसकी भर्ती कब तक आ सकती है, मैंने पहले ही बता दिया था कि अप्रैल के पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अप्रैल तक आप मान के चलिए कि इसकी वैकेंसी आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन अपना जो टारगेट है असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर, उसके लिए तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि गाइस ये आपका लगातार इसकी प्रक्रिया चल रही है और इसके एग्जाम भी आपका मानकर चलो कि बहुत ही नजदीक आने वाले हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए गाइस, इसमें पोस्ट की संख्या भी कम है तो ये आपकी भर्ती भी बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी। इसीलिए आप जी जान लगाकर तैयारी कीजिए मेरे प्यारे मित्र, ताकि आप सबका इस बार सिलेक्शन हो जाए। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान लगाकर कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सबको वर्दी मिल जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी श्रद्धा से आप इसमें लगे रहेंगे और पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो आप सबको इस बार वर्दी जरूर मिल जाएगी। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, शायद इसीलिए पानी जो है लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। और ऐसा ही कुछ सिद्धांत है माता पिता का। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, कुछ ऐसा ही सिद्धांत है जो कि अपने को सुख न दे करके आपको सुख देने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं ताकि मेरे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपका भी फर्ज बनता है कि अपने माता पिता के सपने को पूरा करो और उनके हर एक मान्यता को पूरी करो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे, बताने की पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है, आप इसे समझ गए होंगे क्योंकि आप इतने समझदार तो हैं ही। अब आइए मेरे प्यारे मित्र, हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। आज की क्लास में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ ज़रूर होगा, लेकिन आप याद रखिएगा क्वेश्चन का लेवल टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो चलिए वन वन करके आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है और फटाफट आप सभी प्यारे भाई बहन आंसर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, याद रखना भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कोरोमंडल तट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में है। अब मेरे प्यारे मित्र याद रखना आप सभी प्यारे भाई कि नाथुला दर्रा जो है ये किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में है, ठीक है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। याद रखना इसमें अगर आपको ऑप्शन में तमिलनाडु भी दे दिया जाता है और कर्नाटक भी दे दिया जाता है तो उसके साथ आपको ऑप्शन नंबर सी जरूर दिया जाएगा, ए एंड बी दोनों। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर केवल और केवल आपको कर्नाटक ही देखने को मिल रहा है। तो आप करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, कर्नाटक, ठीक है। तो चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, कर्नाटक। इसके अलावा तमिलनाडु भी है जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने की ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, इसका आंसर आप सब बताएंगे। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, याद रखना ऑपरेशन फ्लड को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखना मेरे प्यारे भाई, ऑपरेशन फ्लड जो है इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है, डेयरी से संबंधित है, ठीक है। और याद रखना कि मेरे प्यारे मित्र, इसका जो शुभारंभ हुआ था ऑपरेशन फ्लड का, ये कब हुआ था? तो ये 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी ऑपरेशन फ्लड योजना की। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि दूध उत्पादन से, क्योंकि गाइस ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? मेरे प्यारे मित्र याद रखना, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ई तक दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना मेरे प्यारे भाई, चना, तिल, मक्का, उपर्युक्त सभी या फिर बी और सी दोनों। याद रखना यहाँ पर क्या बताया गया, चना, तिल, मक्का और बी या सी दोनों या फिर उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? केवल और केवल तिल और मक्का ही ऐसी फसल है यहाँ पर जो कि खड़ी फसल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर ई, बी एंड सी दोनों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मेरे प्यारे मित्र याद रखना, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है? गुजरात। और मेरे प्यारे भाई ये भी आप याद रखना कि कपासीय मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो वह मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि गाइस कपास जो है काली मिट्टी में सबसे अच्छी पैदावार होता है, ठीक है। कपास का काली मिट्टी में सबसे अच्छी पैदावार होता है, इसीलिए कपास को कपासीय काली मिट्टी को कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया आपसे कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी की पैदावार सबसे अधिक होती है? कॉफी की पैदावार सबसे अधिक किस जिले में होती है? फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप सब प्यारे भाई बहन ये तो जानते ही हैं कि जो कुर्ग है ये किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक। और कर्नाटक में कॉफ़ी की पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कॉफ़ी की पैदावार काफ़ी ज़्यादा किस में होती है? कुर्ग में होती है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कुर्ग जिला जो है कर्नाटक में पड़ता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? अब आप सब यहाँ पर जानते हैं कि केवल और केवल दो ही नदियाँ ऐसी हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। नंबर एक है नर्मदा, नंबर दो है ताप्ती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। अरब सागर में गाइस इसका गिरावट हो जाता है। आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट ड्राइवर और आरआरबी भुवनेश्वर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना मेरे प्यारे मित्र, इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। जो भी हमारे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि एलिफेंट जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि मेघालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर सी मेघालय। एलिफेंटा जलप्रपात जो है कहाँ पर है? मेघालय में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आपसे ये पूछा गया कि इनमें कौन सी ऐसी नदी है कि जिनका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। तब ये कहाँ है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे मित्र, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका उद्गम स्थल भारत में बिल्कुल भी नहीं है, तिब्बत में है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? देखो थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन, अगर आप ये याद किए होंगे कि नदियों के किनारे बसे शहर, तो आपने याद किया होगा, इसका बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो साबरमती नदी के किनारे कौन से शहर हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
अगला आपके सामने कि लैगून जो है ये क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सब बताएंगे कि लैगून जो है या क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लैगून जो है गाइस ये एक प्रकार की झील है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे, लेक यानी कि झील, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टिहरी डैम या फिर टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। देखो मेरे प्यारे में तो टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, भागीरथी नदी। लेकिन गाइस अगर कहा जाए मुख्य रूप से इसका सही आंसर, तो याद रखना भागीरथी और भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना इन दो नदियों के संगम पर ही टिहरी बांध है। लेकिन यहाँ पर आपको भीलांगना ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आप भागीरथी ही बताएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, भागीरथी। और याद रखना मेरे प्यारे भाई की टिहरी बांध जो है कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और ये अभी आप याद रखिएगा कि टिहरी डैम या फिर टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। अगला आपके सामने कि थीन बांध जो है ये निम्नलिखित नदी पर स्थित है। आपसे ये पूछा गया कि थीन बांध जो है ये इनमें से किस नदी पर स्थित है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। याद रखना थीन बांध जो है ये किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी पर है। और ये है कहाँ, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, ये पंजाब तथा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पठानकोट जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, पंजाब और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है पठानकोट, उस जिले में रावी नदी के किनारे यह स्थित है थीन बांध। और ये भी आप याद रखना कि थीन बांध को महाराजा रंजीत सिंह बांध के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे मित्र। याद रखना थीन बांध को महाराजा रंजीत सिंह बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपके सामने कि भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भारतेंदु हरीश चंद्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब मैं आप सभी प्यारे भाइयों से बहनों से एक बार दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस अगर आप सभी लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन, सभी मेरे प्यारे मित्र इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे। और अगर आपको गाइस लगता है कि मैं आपके लिए पूरी जी जान लगाकर आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हूं, आपके सपने को पूरा करने के लिए जितनी भी मैं कोशिश कर सकता हूं पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं, तो आप सब प्यारे भाई बहन एक बार इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे। मेरे प्यारे मित्र, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है और ना तो लाइक करने में आपसे पैसे लगते हैं। अगर पैसे लगते हैं तो मैं कभी नहीं कहता आपसे, क्योंकि गाइस मैंने हर एक क्लास में आपसे बताया कि मैं आपसे जितनी भी मदद कर सकता हूँ हर संभव कोशिश रहेगी, जो कुछ भी मैं आपके कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री में करूँगा। मैंने आपको टेस्ट भी देना शुरू कर दिया, बिल्कुल फ्री में देता हूँ। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, आपको कहीं भी बिल्कुल फ्री में टेस्ट नहीं मिलेगा, ना तो फ्री में आपको क्लासेस मिलेंगी। हर एक आपको मिलेगा केवल और केवल पेड कोर्स, और आपको उतनी बेहतरीन क्लास नहीं मिलेगी जितनी मैं आपके लिए लाने की हर संभव कोशिश करता हूँ। तो सो प्लीज़ आप लोग अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन, जो भी हमारे प्यारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गाइस इस चैनल के माध्यम से हमारा एक ही टारगेट है कि आप सबको इस बार सिलेक्शन दिलवाना है। तो द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ला है, ठीक है। अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है कि अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लगभग आप सभी जानते होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपसे कहा क्या गया कि यामा के लिए किसे मिला है। याद रखना सबसे पहले बात नहीं की गई है,
ठीक है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? आप सबको पता है कि हिंदी की बेहतरीन क्लासेस होती हैं जो कि शाम 7 बजे शुरू हो जाती है, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे हिंदी में लाए जाते हैं। बेहतरीन क्लास होती है हिंदी की, तो आप सब हिंदी की क्लास में जरूर आया करें, ठीक है। तो अपनी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे मिला? महादेवी वर्मा जी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे में? तो ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा जी को। अगला आपके सामने कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना मेरे प्यारे मित्र, स्टीफन हॉकिंग जो हैं इन्होंने ही अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी है। जो भी मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग के द्वारा रचित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? यहाँ पर लिखा क्या गया है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत एक खोज, ये जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। मेरे प्यारे मित्र याद रखना, अ पैसेज टू इंडिया जो है ये किनके द्वारा लिखा गया? तो एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। और जो लिखा गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये जो है गाइस ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला आपके सामने कि किसने पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? अब आपसे पूछा क्या गया कि किसने पाकिस्तान, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। और ये लिखा किसने है ये आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि किसने पाकिस्तान नामक पुस्तक जो है ये कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है कि लंदन जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपसे ये पूछा गया कि लंदन जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे मित्र, याद रखना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्यारे मित्र लंदन जो है किस नदी के किनारे है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि टेम्स नदी के किनारे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीसा की झुकी हुई मीनार जो है ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी। देखो जब से ये मीनार जो है गाइस, ये पीसा की मीनार जो है ये बनी और तब से ये लगातार झुकती ही चली जा रही है, कहीं डर है कि गिर ना जाए, ठीक है। लेकिन आप याद रखना ये गिरने वाली नहीं है। और पीसा की झुकी हुई मीनार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये लगातार झुकती हुई चली आ रही है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार जो है कहाँ पर है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं इटली, बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। याद रखें कि जिन्हें जिम्मेदारियां समझ आ जाती हैं उन्हें परेशानियां दूर दूर तक नजर नहीं आती। समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप सब प्यारे भाई बहन से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर आप जाइए, एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी से सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और इसके अलावा आप सबको बता दें कि अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं तो आप शाम 7 बजे हिंदी की क्लास देखिए और सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपकी इच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा, लेकिन मेरा यही गाइस आपसे कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि गाइस सारी क्लासेस आपको इसी पर मिलेंगी जो कि आपको वर्दी दिला सकती हैं। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सबको इस बार वर्दी मिल जाए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें जरूर सफलता करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा कथन असत्य है मेरे प्यारे मित्र? असत्य यानी कि इसमें कौन सा कथन गलत है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। अब देखो कहा किया गया कि ध्वनि सीधी रेखा में गमन करती है।
बात क्या सही लिखी गई है? बात सही है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, 100% है। ध्वनि तरंगों के द्वारा गमन करती है, ये भी बात सही लिखी गई। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज गति से चलती है। बताइए, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा तेज गति से चलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ध्वनि जो है ये निर्वात में चल ही नहीं सकती मेरे प्यारे भाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कि ध्वनि जो है ये निर्वात में विचरण नहीं कर सकती। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा ध्वनि का जो गाइस चलन है किस में होता है? तो ये ठोस में होता है। आपको ऑप्शन में इस्पात देखने को मिलता है अधिकतर। ठीक है, अगला आपके सामने कि तरंग गमन के वेग v, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध क्या होगा? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आप सब जानते हैं कि आवृत्ति जो है गाइस ये तरंग के वेग और तरंग की तरंग दैर्ध्य के अनुपात के बराबर होता है। तो n इक्वल टू वी वाई लैम्डा यहाँ पर आपका सही होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, n इक्वल टू वी वाई लैम्डा बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाले तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाले तरंगों की संख्या क्या कहलाती है? अब आप सबको पता होगा गाइस कि जो इसमें प्रत्यास्थ तरंग है या फिर जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके लिए ठोस, द्रव या फिर गैस किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी ये गाइस तरंगे की संख्या में गमन कर सकती हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यास्थ तरंगे या फिर मेरे प्यारे भाई यांत्रिक तरंगे। अगला आपके सामने कि वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? शुष्क वायु से आर्द्र वायु से अधिक, या फिर दाब के अनुक्रमानुपाती, ताप के अनुक्रमानुपाती, या फिर वायु के दाबों पर निर्भर ही नहीं करता। बताएंगे वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, शुष्क वायु में आर्द्र वायु से अधिक होता है। वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? शुष्क वायु में आर्द्र वायु से अधिक होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला आपके सामने कि जल में तरंगे कैसी होती हैं। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जल में कैसी तरंगे होती हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जल में दोनों तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे जल में होती हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि रात्रि में ध्वनि की तीव्रता बढ़ने का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। बताएंगे रात्रि में ध्वनि की तीव्रता बढ़ने का कारण क्या है? अब आप सब जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, क्योंकि गाइस आपको ये भी पता है कि रात्रि में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वायु का घनत्व भी बढ़ जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह वायु के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वायु के ध्वनि के अनुक्रमानुपाती होती है, वायु के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है ध्वनि की तीव्रता। तो सही आंसर क्या होगा कि वायु के घनत्व में वृद्धि। सही आंसर क्या होगा? वायु के घनत्व में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है कि जब दो पिंडों में प्रत्यास्थ टक्करें होती हैं तो क्या होगा? मेरे प्यारे मित्र याद रखना, जब दो पिंड में प्रत्यास्थ टक्कर होती है ना, तब जो संवेग और ऊर्जा जो होते हैं ये दोनों निकाय संरक्षित रहते हैं। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, निकाय का संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। संवेग का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि समान ताप पर दो गेंदें टकराती हैं तो इसमें क्या संरक्षित रहता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। वही आपसे पूछा गया, थोड़ा सा केवल घुमाया गया है, बस आप समझ लीजिए। कहा क्या गया कि समान ताप पर दो गेंदें टकराती हैं तो इसमें संरक्षित क्या होगा। अभी आपने इसके ऊपर वाले में बताया कि इसका संवेग और ऊर्जा संरक्षित होता है, तो आप यहाँ पर बता क्यों नहीं देते कि ऑप्शन नंबर डी संवेग होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, संवेग आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का तृतीय नियम निम्न के संरक्षण पर नियम है। कहने का मतलब है कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है ये निम्न में से किसके संरक्षण पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, या फिर संवेग संरक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
याद रखना मेरे प्यारे भाई, न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है ये संवेग के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जल में तैरना संभव होने का कारण क्या है? न्यूटन की किस नियम पर आधारित है जल में तैरना? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट बहुत है, बताएंगे इसका परफेक्ट क्या होगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जल में तैरना जो है ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, न्यूटन की गति के तृतीय नियम यानी कि थर्ड लॉ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अगला है कि शांत जल में खड़ी एक नाव से जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है तब नाव में कैसा परिवर्तन होगा? अब आपसे कहा क्या गया, देखो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा घुमाया गया। शांत जल में खड़ी एक नाव है और जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है यानी कि नाव के किनारे की ओर कूदता है तो वो जाहिर है कि वह आगे की ओर कूदेगा, क्योंकि किनारा आगे ही होगा ना और नाव पीछे होगी। और जब वह गाइस नाव के ऊपर धक्का लगाएगा तो नाव भी उसके ऊपर धक्का लगाएगी तो वह किनारे पहुंच जाएगा। और इसे ही कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इससे जो अगर वो आगे कूदेगा, किनारे कूदेगा, तो निश्चित है कि जो नाव है वह पीछे की ओर हट जाएगी, तो पीछे चलती है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं पीछे चलती है, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है, इसका कारण क्या है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अब आप यहां पर देखो, बंदूक से गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है, इसका कारण क्या है? अगर आपको ऑप्शन में संवेग संरक्षण दिया जाता है ना तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, या फिर न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है बंदूक से गोली दागने का कारण। सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि ताप को निम्न में से किस व्युत्पन्न मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मैं जानता हूं कि इसमें लगभग कुछ नहीं तो 75% तो गलत करेंगे ही। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने आप सबको बताया था कि जो मात्रक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आधारभूत मात्रक तथा नंबर दो आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक आपने पढ़ा होगा। मैंने मात्रक से संबंधित आपके पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, आपने देखा होगा ना। तो देखो व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बहुत होते हैं, लेकिन जो मूल मात्रक होते हैं केवल और केवल 7 होते हैं। और उसी मूल मात्रक में आता है आपका ताप। तो ताप जो है मेरे प्यारे भाई ये एक आधारभूत मात्रक है या एक मूल मात्रक है, तो या ना तो व्युत्पन्न मात्रक के किसी भी मात्रक के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक जो है, व्युत्पन्न मात्रक जो है ये गाइस यहाँ पर ताप जो है ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं होता है। ओके, अगला आपके सामने कि नाभिकीय त्रिज्या मापने का सही मात्रक क्या? नाभिकीय त्रिज्या को मापने का सही मात्रक क्या होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। अब आप सबको पता है कि लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर। लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर, 10⁻⁻⁷। तो फर्मी आपका बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। फर्मी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फर्मी। एक मैक संख्या या फिर मैक नंबर निम्न में से किसके बराबर होता है? अब आप सब प्यारे भाई बहन ये तो जानते ही हैं कि मैक जो है ये किसके बराबर होता है? यह होता है वस्तु का वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात। वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को ही मैक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर वस्तु का वेग ऑप्शन में नहीं है, ध्वनि का वेग है तो 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि का वेग बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी रोगी को दिए जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे में तो याद रखना रोंटजन कहा जाता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे रोंटजन बिल्कुल सही होगा। टॉर जो है ये निम्न में से किसकी इकाई है? इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, टफ जरूर आएगा, याद रखना। अब ये टफ थोड़ी है, अगर आप पढ़े हो तो टफ नहीं है, पढ़ो ना तो टफ है, ऐसे तो है। टॉर जो है निम्न में से किसकी इकाई है? बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, दाब। सही आंसर क्या होगा? दाब, ठीक है। ये भी आप याद रखना कि दाब का जो गाइस मात्रक होता है यह क्या होता है? पास्कल भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे सही होगा वो हो जाएगा टॉर यानी दाब।
अगला, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक, अब आपसे यहाँ पर कहा गया व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है आप बताएंगे। आपको पता होगा जो मूल मात्रक इसमें नहीं है ना वही व्युत्पन्न मात्रक होगा, यानी कि जो मूल मात्रक पर आधारित हो, जो उससे उत्पन्न हुआ हो, उसे ही तो व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, आयतन, बिल्कुल आयतन। वो जो गाइस आयतन होता है ये जो है ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। द्रव्यमान, लंबाई, समय जो है ये व्युत्पन्न नहीं है, ये मूल मात्रक है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक या नहीं है या मूल मात्रक है, व्युत्पन्न यहाँ पर आपका आयतन ही होगा। अगला है कि डायन प्रति सेंटीमीटर निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है, नहीं है बात कर रहा है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन देखो, विकृति जो है आप सबको पता होगा, विकृति जो है ये एक मात्रक हीन राशि है या फिर एक विमाहीन राशि है। तो विकृति का मात्रक क्या नहीं है यहाँ पर, डायन प्रति सेंटीमीटर जो है विकृति का मात्रक नहीं होता है। दाब, प्रतिबल, यंग, प्रत्यास्थता गुणांक ये तीनों के हैं। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि जूल सेकंड है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। जूल सेकंड जो है ये कोणीय संवेग का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, गलती नहीं करेंगे, फटाफट आंसर देंगे। नहीं है बात कर रहा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, देखो ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर कैलोरी हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा में आप सबको पता है ऊर्जा का जो गाइस एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट या आपको हो जाएगा गाइस मशीनी में। लेकिन ये वाट जो है ना, वाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं बल्कि ये किसका मात्रक होता है, ये शक्ति या फिर पावर का मात्रक होता है। अगला कि निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है, नहीं है बात कर रहा है। लगभग आप सभी जानते होंगे, और वैसे तो गाइस ये लगभग बहुत बार मैंने ही बताया है और ये इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे। प्रकाश वर्ष जो है ना ये समय की इकाई नहीं है बल्कि ये किसकी इकाई है, दूरी की है। याद रखना, दूरी की इकाई क्या होती है, प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ भी मेहनत की है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। इसके अलावा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वह अपने इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम मिला करे और आने वाली नई भर्ती की नोटिफिकेशन भी आपको इसके माध्यम से दी जाती है। तो जो कुछ भी अपडेट आएगी उसकी भी जानकारी आपको मिला करेगी। ठीक है, तो जिसने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर पर मिल जाएगी। ओके, और इसके अलावा आप सबको बता दें कि आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसे लगी, एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में संदा ही मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।